नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग क्लास 10th NCERT पे बात करेंगे। इस वीडियो का पूरा केंद्र होगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। इस टॉपिक को लेकर के हम पूरे वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे, परिचय देंगे और क्या कारण था वगैरह वगैरह इस टॉपिक में हम समझेंगे। ये टॉपिक केवल क्लास 10th के छात्रों या छात्राओं के लिए नहीं है, बल्कि आप अगर 9th में भी यदि हैं तो 9th के लिए भी है। यदि आप 11th 12th और ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी यह आर्ट्स के सेगमेंट में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, है ना, इन सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि जीएस के पेपर में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है। तो शुरुआत करते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में, एसएसटी के सिलेबस में हिस्ट्री के दो पार्ट हैं, है ना। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री और एक इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आप में प्रश्न बनते हैं और इंडियन हिस्ट्री से भी प्रश्न बनते हैं, यानी विश्व के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना। हाँ, हम क्या करेंगे, भारतीय इतिहास को बाद में पढ़ेंगे, अपने देश के इतिहास को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले विश्व के इतिहास को पढ़ लेते हैं। चूंकि विश्व का इतिहास ज्यादा पूछा जाता है और चूंकि विश्व के इतिहास को समझने में ज्यादा समय भी लगेगा तो हम वहां समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 9th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी तो मैंने बता ही दिया सभी के लिए क्या है। एनसीईआरटी तो खैर क्या है, एनसीईआरटी सभी की जान है ना। एनसीईआरटी हर परीक्षाओं की क्या है, जान है। एनसीईआरटी पढ़ ले तो बहुत कुछ काम हो जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे वो वन लाइनर प्रश्न हो, चाहे वो क्या हो, सब्जेक्टिव प्रश्न हो। कहने का मतलब या तो वो जीएस के पेपर में पूछे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, या तो वन लाइनर पूछे, वैकल्पिक प्रश्न पूछे, वहां भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के काबिल रहेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। फ्रांसीसी क्रांति को पूरा समझेंगे। इससे पहले आप समझ लें, है ना, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी, फ्रांसीसी लिखा कैसे जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ गलत लिखते हैं, फ्रांसीसी गलत लिख करके चले आते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसमें आप क्या करें, बहुत ही धैर्य बना करके रखें और हर एक चीजों को क्या करें, बारीकी से समझने का प्रयास करें। फ्रांसीसी क्रांति को और समझने से बेहतर समझने का प्रयास करें तो समझिए कि पूरा विश्व क्या है, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा फ्रांस है कहाँ। हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति क्या है, फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण है और क्या प्रभाव हुए विश्व पर उस क्रांति के। तो उससे पहले हम ये तो समझ लें कि फ्रांस है कहाँ। आपको पता है कि पूरा विश्व क्या है, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, 7 टापुओं में बटा हुआ है। मान लीजिए गोला, पूरा विश्व क्या है, 7 टापुओं में बटा हुआ है। ये तो 6 ही हो गए, और एक क्या है, अंटार्कटिका। ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका। ये हो गया आपका यूरोप। यही है फ्रांस, यही है ब्रिटेन, यही है जर्मनी, यही है ऑस्ट्रिया, यही है इंग्लैंड। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया अफ्रीका, ये आपका हो गया एशिया और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो हमें क्या करना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूरोप के बारे में, क्योंकि फ्रांस कहाँ है, यूरोप के महाद्वीप में है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी, फ्रांस है कहाँ। चलिए अब फ्रांस की क्रांति को हम समझे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से 5 बिंदु बना लेंगे ताकि हम पूरी जानकारी ले सके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि शुरुआत इसकी हुई कैसे, है ना। फ्रांस की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत किस दिन हुई, ये पूछा जाता है वन लाइनर में भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी। शुरुआत कैसे हुई और उस वक्त शासक कौन था, उसकी नीति कैसी थी, ठीक है, दोनों समझने का प्रयास करेंगे। आखिर फ्रांस की जनता ने जब विद्रोह किया, क्रांति किया, तो उसके पीछे शासक की नीति तो होगी ना, कोई गलत नीति आई होगी। शासक ने कुछ ऐसा बना दिया होगा, कुछ ऐसा नियम कानून बना दिया होगा जिससे लोग क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए होंगे और लोग ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो उसे समझेंगे।
विद्रोह के कारणों में देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या क्या थे, ठीक है। विद्रोह के कारणों में सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिक कारण क्या थे, फिर राजनीतिक कारण क्या थे। हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, है ना, फिर उस वक्त शासक कौन था, ये भी प्रश्न बनता है। सामाजिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे जो लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों के समाज में ऐसा क्या कुछ घटा, ऐसा क्या देखा उन्होंने, ऐसा उसको उनको क्या लगा, उस पूरी जनता को उन्होंने विद्रोह करने के लिए अपने आप को मजबूर कर दिया और विद्रोह कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी क्रांति हो, कोई भी क्रांति होती है, कोई भी विद्रोह होता है, तो केवल उस विद्रोह में असंतुष्ट वर्ग शामिल होने से वो विद्रोह सफल नहीं हो जाता है। मान लीजिए कोई विद्रोह हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस में विद्रोह हुआ, जनता ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, हथियार उठा लिया और राजा को क्या किया, बाहर फेंक दिया, उठा करके देश से बाहर फेंक दिया। तो ऐसा क्या हुआ, केवल असंतुष्ट वर्ग के कारण ही पूरी क्रांति सफल हो गई? नहीं, अगर सिर्फ असंतुष्ट वर्ग शामिल हो तो क्या होता है, क्रांति कुछ दिन चलती है, विद्रोह कुछ दिन चलता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोग ठंडे पड़ने लगते हैं। तो लोगों को जगाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं विचारधारा। कुछ ऐसी विचारधाराएं थी जो फ्रांस की क्रांति को उन्होंने प्रेरणा दी, उन लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, उन लोगों की विचारधाराओं को उन्होंने क्या किया, जागृत किया कि आपको क्या करना है, राजतंत्र को उखाड़ फेंकना है। राजतंत्र को क्या करना है, उखाड़ फेंकना है, और प्रजातंत्र को क्या करना है, स्थापित करना है। राजतंत्र का मतलब जहां राजा शासन करता हो, प्रजातंत्र का मतलब जहां हम और हमारे प्रतिनिधि शासन करते हो। अभी क्या है, प्रजातंत्र है, हम चुनाव में भाग लेते हैं और हमारे प्रतिनिधि को हम जिताते हैं ताकि वो हम पर क्या करे, हमारे लिए नियम कानून बना सके। तो आज का जो प्रजातंत्र है वही लोकतंत्र है। लेकिन जब हम 1789 1700 की 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी की यह घटना है, तो उस वक्त क्या था, पूरे विश्व में क्या चल रहा था, राजा शासन करता था। राजा क्या होता था, सर्वो सर्वा, है ना, राजा ही विधायिका, राजा ही कार्यपालिका और राजा ही क्या, न्यायपालिका। यानी राजा जो बोल दे वही कानून, राजा जो सुना दे वही न्याय, यही होता था। तो हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन कौन सी विचारधाराएं काम कर रही थी, ठीक है। और अंतिम बिंदु देखेंगे कि परिणाम क्या हुआ। यानी हम बहुत ही बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद समझेंगे कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, शासक कौन था, सामाजिक कारण क्या थे क्रांति के पीछे, राजनीतिक कारण क्या थे, कौन कौन सी विचारधाराएं लोगों को बार बार जागृत कर रही थी कि उठो और लड़ो, क्या करो, राजा को उखाड़ फेंको, ताकि राजा आप तुम पे शोषण ना कर सके। जैसे आपको क्लास 10th में क्या करना है, कौन सा डिवीजन लाना है, 3rd डिवीजन नहीं, क्या लाना है, 1st डिवीजन। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आप क्लास में बैठे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हम 1st डिवीजन नहीं लाएंगे, 90% से एबव मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो 90% से एबव मार्क्स लाने के पीछे कोई विचारधारा है ना, हम बोल रहे हैं, सर बोल रहे होंगे, आप अपने माता पिता से यह बात सुन रहे होंगे, आप अपने दोस्तों को देखे होंगे जो आपके सीनियर हैं, उन्होंने 90% मार्क्स लाया। तो एक विचारधाराएं काम कर रही है। जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, अपने माता पिता से जाकर के बातचीत कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, जो बड़ क्लास में तेज तरार विद्यार्थी बैठा हुआ उससे बातचीत कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं जाके क्या कर रहा है, पढ़ रहा, चलो हम भी पढ़ते हैं। यही होता है ना। तो ऐसी विचारधाराएं काम करती है, तभी क्या होता है, लोग जागृत होता है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्लास 10th में 1st डिवीजन लाना, अच्छे मार्क्स से लाना है, तो आपको क्या करना है, एक विचारधाराएं आपके पीछे रहेगी जो हमेशा सर देते रहते होंगे, हम जैसे छात्र, हम जैसे दोस्त देते रहेंगे, और आप अपने सीनियर से भी देख रहे होंगे कि कैसे क्लास 10th में वो डिवीजन लेकर के आगे बढ़े। तो एक विचारधाराएं हमेशा हर व्यक्ति के पीछे काम करते रहती है, चाहे वो विद्रोह करे, चाहे वो सफलता प्राप्त करे या कुछ भी करे, है ना, हर एक विचारधाराएं काम करती है। फ्रांस की क्रांति के पीछे भी जनता को शक्ति देने के लिए, जनता की विचारधारा को ठोस करने के लिए, जनता को शत्रु पर केंद्रित करने के लिए कि लक्ष्य क्या है तुम्हारा, विचारधाराएं काम कर रही थी, ठीक है। परिणाम, आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों पर चर्चा करें, कर सकते हैं क्योंकि हम कारण बताएंगे। राजनीतिक कारणों पर चर्चा करें, कर सकते हैं, बता सकते हैं, बता देंगे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन कौन सी विचारधाराएं काम कर रही थी, आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और फ्रांस की क्रांति के पीछे परिणाम क्या हुए, वीडियो देखने के बाद आप इसे भी
समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर जैसे भी प्रश्न बनाने दीजिए, आप बिल्कुल लिख पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति बिल्कुल भी इंजॉय के साथ पढ़िए, है ना। इंजॉय के साथ कहने का मतलब कि गाना बजा के नहीं पढ़ना है ना। मतलब कि शांत होकर के आराम से बैठिए और इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। थोड़े बहुत अगर आपको लगता है कि मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक ले सकता हूं तो आप ले लीजिए ब्रेक, है ना। फिर घूम घाम के आइए और वापस बैठ जाइए, टॉपिक को स्टार्ट करिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? दिन था 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई ऑफ 1789 को यह घटना घटी। कौन सी? फ्रांस में क्रांति हो गई। हुआ क्या था? 14 जुलाई की सुबह फ्रांस में एक नगर है जिसका नाम क्या है? पेरिस नगर। 14 जुलाई की सुबह फ्रांस के पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। लोग भयभीत थे, लोग डरे हुए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ था कि लोगों में यह अफवाह थी कि राजा सेना को फ्रांस के पेरिस नगर में घुसने का आदेश दे दिया। चलिए मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, है ना। सभी लोग इमेजिन करिए कि आप कहाँ हैं? फ्रांस में है, ठीक है। और फ्रांस के किस नगर में है? पेरिस नगर में है। मान लीजिए आपका ये क्षेत्र ही पेरिस नगर में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, और आप यह इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि हम राजतंत्र में जी रहे हैं और हमारा कौन है? राजा सर्वोसर्वा है। राजा ने आदेश दे दिया कि हमारे क्षेत्रों में सेना आने वाली है। और जब भी जिस उस वक्त 18वीं शताब्दी में जब सेना घुसती थी किसी इलाके में राजा की, तो लोग क्या होते थे? भयभीत होते थे, क्योंकि लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, लोगों के पास कोई राइट नहीं था कि हम अभी पूछ लेंगे, पुलिस आएगा तो किस लिए आप आए हैं, है ना। फटाक से मोबाइल खोल के स्टार्ट। देखिए पुलिस क्या कर रही है? ज्यादती कर रही है। पुलिस क्या कर रही है? अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, यही ना करते हैं। उस वक्त कौन सा हथियार लेके से खड़ा होता? कोनो कैमरा था? 8वीं शताब्दी में किसके पास कैमरा था? कुछ नहीं। तो राजा ने सेना को पेरिस नगर में घुसने का आदेश दे दिया। इसके साथ साथ यह भी अफवाह थी लोगों में कि लोग सेना को गोलियों चलाने का आदेश है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? घुसबो करेगी, मारबो करेगी और गोलियों चला सकती है। ऐसे लोग डर डर के पानी हो गए। लेकिन यही होता है कि जब लोग ज्यादा डर जाते हैं तो लोगों में एक एनर्जी भी आती है, जनता में एक शक्ति आती है कि बेटा हम मरेंगे तो तुमको भी मारेंगे। यही होता है ना, यही हुआ। इसलिए ज्यादा किसी को भी नहीं डरा है। अगर आपके कुछ लोग क्या करते हैं? रैगिंग करते हैं, है ना। कुछ जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको क्या करते हैं? मारते पीटते हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपकी तो भाईचारा तो खत्म होगा ही, लेकिन याद रखिए जो सबसे कमजोर होता है वही सबसे बलवान होता है। जनता भयभीत थी क्योंकि फ्रांस के पेरिस नगर में उसके क्षेत्र में राजा की सेना घुसने वाली थी और राजा ने सेना को गोलियों चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है। फ्रांस की जनता ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग सबको एक होना पड़ेगा। ठीक है। जनता ने क्या किया? टाउन हॉल के सामने, वहां एक टाउन हॉल था, सिनेमा हॉल नहीं, टाउन हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल नहीं, टाउन हॉल। टाउन हॉल के सामने लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद लोगों ने यह मतलब बना लिया कि हमें क्या करना है? विद्रोह करना है। क्योंकि सेना आएगी, मारेगी, पीटेगी, गोली मारेगी और चली जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। यही समय है, हम विद्रोह कर सकते हैं। तो सेना के साथ जब विद्रोह करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? गोली, बारूद, बम, हथियार चाहिए। लोगों के पास आएगा कहां से? तो लोगों ने क्या किया? इसी टाउन हॉल के समीप पूर्वी भागों में, यानी पेरिस नगर के पूर्वी किले की तरफ जाएगा, जब वो क्षेत्र में जाएगा तो वहां पे कौन था? वहां पे एक बास्तील नाम का किला था। बास्तील किला या किले बोल सकते हैं। ये क्या था? मुख्यतः एक जेल था, है ना। मान लीजिए आप विद्रोह करने वाले हैं और आपने देखा कि वहां एक जेल है, तो आप लोगों को लगा कि इस जेल के अंदर तो जरूर हथियार रखा होगा, बम बारूद रखा होगा, क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन है, वहां सेना है उस क्षेत्र में, तो वहां तो रहेगा ही। तो लोगों ने क्या किया? इस टाउन हॉल से सीधा चले गए कहां? बास्तील के किले पर गए और बास्तील के किले को तोड़ दिया, उसके गेट को, उसके दरवाजे को तोड़ दिया और उस किले के अंदर चले गए। अंदर जाने के क्रम में जेल का कमांडर उसको रोकता है। कमांडर को ये लोग क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक है। विद्रोह होता है, लड़का मतलब छिटपुट जो होता है, हाथापाई होती है, तो उसमें कमांडर मारा जाता है। और कमांडर मारे जाने के बाद इस जेल में कितने थे? 7 कैदी थे। 7 कैदी को छुड़ा लिया जाता है। इसके बाद यह भी कहता है कि जो बास्तील का किला था, ये राजा का चूंकि केंद्र था, राजा का ये प्रत्यक्ष केंद्र था। कहने का मतलब राजा का ये घर था। एक तरह से राजा नहीं किले को चला रहा था ना,
तो लोगों की घृणा का केंद्र पहले से ही था, क्योंकि लोग जो राजा से पहले ही क्या थे, असंतुष्ट थे, राजा के खिलाफ थे। तो लोगों ने देखा चलो यही किला है जिसमें हमको पकड़ के रखता है, तोड़ दो। लोगों ने तोड़ दिया और इसके सामानों को बाजार में बेच दिया। ये तो हमने बताई कि शुरुआत कैसे हुई। 14 जुलाई सुबह 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल इसलिए था क्योंकि राजा उस वक्त लुई 16वां था। लुई 16वां था जिसने सेना को पेरिस नगर में घुसने का आदेश दे दिया, और आदेश देने के साथ साथ लोगों में यह अफवाह थी कि सेना को गोलियों चलाने यानी गोली चलाने का आदेश है। इसलिए लोगों ने क्या किया, टाउन हॉल के सामने लोग एकत्रित हुए और लोगों ने हिम्मत दिखाया और कहा कि अब हम विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे। उन्होंने बास्तिल किले को तोड़ा और वहां से हथियार बम बारूद लूट करके वहां के कैदी को छुड़ा लिए गए। इसी क्रम में कमांडर जो था बेचारा क्या हुआ, मारा गया। ये तो था शुरुआत कैसे हुई। चलिए अब पढ़ते हैं हम। अगला बिंदु क्या था, शासक कौन था, यही ना। शुरुआत किस दिन हो गई, 14 जुलाई की सुबह। शासक उस वक्त था बुर्बो राजवंश। देखिए पूछा जाएगा कि फ्रांस में उस वक्त कौन से वंश का राजा था, तो बुर्बो राजवंश। ये बुर्बो राजवंश था जिसका शासक था, बेचारा भी गद्दी पर बैठवे किया था, लुई 16वां। याद रखना 14 नहीं है, 14 नहीं है, क्या है, रोमन अंक में 16 लिखा हुआ है ना। तो लुई 16वां बेचारा भी गद्दी पर बैठा ही था। एकदम मूर्ख, महामूर्ख जिसको कहता है ना, वैसा था। पहले क्या था ना, राजा मूर्ख रहे, लंगड़ा रहे, लूल्हा रहे, बकाट रहे, कोई मतलब नहीं, राजा का बेटा राजा ही होगा, है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये जो मूवी आई थी ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, हकदार वही होगा जो जिसको वो मतलब। तो वही लुई 16वां चूंकि शासक बना था। शासक बनने के साथ इसकी देखिए इसमें क्या था, ये तो पहले मूर्ख व्यक्ति था। इसका जो है ना शासन में मन ही नहीं लगता था, शासन प्रशासन में इसका मन नहीं लगता था, यानी कि सरकारी कामों में इसका मन ही नहीं लगता था, एकदम विलासितापूर्ण जिंदगी जीता था, है ना। इसके साथ साथ दिमागी कार्य, दिमागी जब मूर्ख होगा तो दिमाग कार्य तो करेगा ही नहीं, दिमाग चलेगा नहीं चलेगा, तो दिमाग भी इसका क्या था, मंद था। दिमागी कार्यों में इसका मन नहीं लगता था। किसका, लुई 16वां का। यानी लुई 16वां जो फ्रांस का राजा बना, राजगद्दी पर बैठा, वो बुर्बो राजवंश का राजकुमार था, महामूर्ख था, प्रशासन में उसका मन नहीं लगता था, दिमागी कार्यों में मन नहीं लगता था। बेचारा का विवाह कहाँ हो गया, 20 वर्ष में, मान लीजिए, सॉरी 20 वर्ष नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, देखो क्या बोलते हैं हम भी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंतोइने। मेरी एंतोइने, इससे इसका क्या हो गया, विवाह हो गया। चार्ट बनाते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। लुई 16वां 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा, जो दिमागी कार्यों से बिल्कुल पैदल था, शासन प्रशासन में दिमागे कार्य नहीं करता था, उसका दिमागे काम नहीं करता था। इसका विवाह बेचारा का हो गया ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मेरी एंतोइने। क्या नाम था, मेरी एंतोइने। अरे गधा, तोहर एंतोइने नहीं था, ये बेचारा एकर था, ठीक है। मेरी नहीं बोलो, मेरी एंतोइनो उसका नाम था, ठीक है। अपन एंतिनो इन्हें नहीं बोलना। मेरी एंतिनो से विवाह किया, मुस्कुरा मुस्कुरा। अब बेचारी इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, बहुत सुंदर थी। अब राजकुमारी है तो राजकुमारी नामे सुंदर है, तो लड़की यानी कन्या भी क्या थी, राजकुमारी बहुत सुंदर थी, दिमाग से पैदल थी, ठीक है। मूर्ख थी, निपट मूर्ख थी, निपट मूर्ख थी। एक कहावत है हमारे देश में, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। एक तो महामूर्ख ये भी, ऊपर से का कन्हैयो महामूर्ख, ठीक है। जिसका विवाह जिससे हुआ वो भी बेचारी क्या थी, मूर्ख थी। पैसा लुटाने का इसको बहुत शौक था, किसको, तोहर एंतोइने को, ठीक है, यानी मेरी एंतिनो को पैसा लुटाने का बहुत शौक था। पैसा खूब बांटती थी, एकदम चाहे राजकोष खाली काहे नहीं हो जाए। और इसका एक और बुरी आदत था, लगभग हर जगह होता है, कि जब राजा यानी उसका पति बेचारा राजा था, ये क्या करती थी, जो अपने खास व्यक्ति होते थे, रिलेटिव होते थे, उनको
ओहदा दिलाने के लिए, यानी उनको मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा पद दिलाने के लिए बहुत ज्यादा ये क्या करती थी, राज्य क्षेत्र में यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में दखल देती थी। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अभी जैसे कि क्या होता है, नेता होता है, लगभग यही होता है ना, नेता होता है उसका बेटा जितना भी अयोग्य हो जाए लेकिन ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है। उसी तरह हम राजतंत्र की बात कर रहे हैं, वहां तो बोलने वाला भी कोई नहीं था, ना कोई देखने वाला, राजा ही सब कुछ है। तो राजा की कन्या जो थी बेचारे अपनी क्या करते थे, अपने व्यक्तियों को, अपने जो आसपास काम करते थे उसके व्यक्तियों को ओहदे दिलाने के लिए बहुत ज्यादा ही हस्तक्षेप करती थी राजकाज में। ये बातें समझ में आ रही है। मैंने बताया फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हो गई, वो पहले पार्ट में मैंने बता दिया। बुर्बो राजवंश का शासक था, राजकुमार था लुई 16वां, जो 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर? फ्रांस की गद्दी पर। जो दिमाग से पैदल था, इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइने के साथ हुआ, जो सुंदर तो थी लेकिन वो भी दिमाग से पैदल थी, है ना, और पैसा लुटाती थी बहुत ज्यादा। धीरे धीरे क्या होगा परिणाम, राजकोष क्या होने लगेगा, खाली होने लगेगा। ठीक है, राजकोष क्या होगा, ज्यादा पैसा लुटाइएगा तो क्या होगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया में क्या होता है, जेब खाली हो जाता है। जेब धीरे धीरे खाली होने लगा। इसके साथ चूंकि फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, दोनों शत्रु था एक दूसरे का, और ब्रिटेन चूंकि अमेरिका को उपनिवेश बना के रखा था, यानी अमेरिका के बहुत सारे क्षेत्रों पर ब्रिटेन शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? ब्रिटेन। कहां कर रहा था शासन? अमेरिका के बहुत सारे क्षेत्रों को उपनिवेश, यानी वहां उन्होंने कंपनियां खोली और वहां से व्यापार करते रहता था। अमेरिका का थोड़ा परेशानी में था बेचारा लोग। यहाँ के 13 उपनिवेश को, उपनिवेश का मतलब जहां वो अपना किला उला बनाया था, 13 उपनिवेश को फ्रांस ने क्या किया, आजादी दिला दिया। किससे? ब्रिटेन से। वहां के ब्रिटेन के लोगों को भगा दिया। कौन? फ्रांस। यानी राजा ने फ्रांस की सेना को कहां भेजा? अमेरिका भेजा, और ब्रिटेन जहां शासन कर रहा था, जिस क्षेत्र में वो था, वहां से ब्रिटेन को भगाया। 13 उपनिवेशों से लगभग ब्रिटेन को वहां से निकाला, क्योंकि ब्रिटेन उसका शत्रु था। इसमें उसने लगभग 10 अरब लिब्रे का मतलब होता है वहां का मुद्रा। अभी भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। तो उस वक्त फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे का कर्ज आ गया है। इतना खर्च बेचारा कर दिया है। सेना भेजेगा, मारक क्षमता होती है हर सेना की, तो क्या होता है, बम बारूद बनाने में, सेना को रखने में खर्च होगा ना। जैसे अभी मान लीजिए भारत की सरकार, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजता है कि वहां शांति बहाल करिए, तो कुछ खर्च होगा ना सेना को भेजने में, वहां रखने में, खाने पिलाने में, वगैरह वगैरह में। तो अमेरिका से जब अमेरिका के 13 उपनिवेश को, 13 क्षेत्रों को जब ब्रिटेन से आजाद दिला रहा था फ्रांस, तो उस पर 10 अरब का पहले ही खर्च हो चुका था। इसके साथ साथ इससे पहले भी 2 अरब का कर्ज था, पहले से 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। यानी जब बुर्बो राजवंश का राजकुमार लुई 16वां गद्दी पर बैठा, राजकोष बेचारा को खाली मिला, मतलब उतना पैसा नहीं था जितना रहना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, राजा का जानते हो राजशाही कैसे चलता है? पैसों से चलता है। किसी की भी राजशाही कैसे चलती है? बंगला, गाड़ी, घोड़ा, है ना, तरह तरह की फैसिलिटी किससे चलती है? पैसे से चलती है। अब पैसा है ही नहीं है राजकोष में, तो क्या होगा, लास्ट में क्या लगाएगी सरकार? क्या करेगी? कर बढ़ा देगी। टैक्स क्या करेगी? बढ़ा देगी, यही ना करेगी सरकार ने। यानी उस वक्त जो राजा सरकार था उसने भी वही काम किया। टैक्स क्या किया? बढ़ा दिया। तभी तो राजा का एक, किसी भी राज्य का क्या होता है, इनकम क्या होता है? टैक्स से ही तो होता है। बिहार में भी सरकार ने भी टैक्स लगाया है। आप देख रहे हैं नमक खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स लगा हुआ है। आप ज्यादा इनकम कर लेते हैं, उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो ये सरकार को आमदनी हो कहां से रही है, जो सरकार अभी इतनी खर्च कर रही है? तो आमदनी का एक जरिया क्या है? टैक्स, है ना। तो सरकार उस वक्त जो बेचारा लुई 16वां था, देखा कि इतना ऐसे ही कर्ज हो गया है, 10 अरब हमारे पहले से युद्ध में जीत गए, मतलब इसको जिताने में, इसको आजाद करने में हमने 10 अरब खर्च कर दिया। उसके बाद 2 अरब का कर्ज पहले से है, यहां हमारे कन्या अलगे लुटा रही है, मेरे पास शासन चलाने के लिए पैसे नहीं बचा, तो शासन कैसे चलेगा? राजा का राजशाही कैसे चलेगा? तो उसने क्या किया, टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा क्या करूं, बोर्ड को मिटा करके फिर से लिखूं। यहां तक आई होप कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आएगी तो मैं फिर से एक बार क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलिए, हमने समझ लिया कि शासक कौन था, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, और क्या कारण हुआ जो सरकार और राजा जो है टैक्स बढ़ाने के लिए क्या हो गई, मजबूर हो गई। ठीक है, अब सारा कहानी यही टैक्स से है।
इसलिए यहां से आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए हुआ क्या, राजा को लगा कि अब टैक्स बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, वापस राजकोष को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। 18वीं शताब्दी में, चूंकि घटना कब की है, 1789 की, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज है, फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। मैंने बताया चूंकि सरकार को टैक्स बढ़ाना है, राजा को टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 18वीं शताब्दी की ये पूरी घटना है, 1789 के सिनारियो को हम पढ़ रहे हैं, इसी को कहता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में क्या था, फ्रांस का समाज जो था, ये समाज नहीं लिखा हुआ, समाज लिखा हुआ। फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्ग में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और बोलो ना तृतीय वर्ग, ठीक है। मैंने क्या बताया, फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी में 3 वर्ग में बटा हुआ था, इसे आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 3 वर्ग में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग में वो व्यक्ति थे जो पादरी कहलाते थे। पादरी कौन था, चर्च का हेड होता है, चर्च में जो बेचारा खड़ा होता है ना, जो आपको क्या कहता है, नियम कानून बताएगा, वही पादरी था। उस वक्त चूंकि फ्रांस क्या है, पूरे ईसाइयों का क्षेत्र है और ईसाई में चर्च होता है, चर्च का हेड कौन होता है, पादरी होता है। जैसे आपके मंदिर में होता है ना, कोई संत होता है, कोई पंडित होते हैं, कोई पुजारी होते हैं, जो उस मंदिर के हेड होते हैं। उसी वक्त पूरे फ्रांस में चूंकि चर्च था और चर्च का हेड कौन होता था, पादरी होता था। द्वितीय वर्ग चूंकि कुलीन वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग का मतलब था अमीर लोग, अमीर वर्ग के लोग। पहले वर्ग में पादरी होता था, रहता था, दूसरे वर्ग में आता था कौन सी, समाज के पहले वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग और अमीर वर्ग, तीसरे वर्ग था बेचारा जनसाधारण का वर्ग, जनसाधारण वर्ग। ऐसा मत समझिएगा कि केवल भारत की समाज में ही विभाजिता है, भारत का समाज ही बटा हुआ है, ऐसा नहीं समझिएगा। भारत में क्या, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, बौद्ध है। इसके बाद भी आप देखते हैं हिंदू में अलग है, मुस्लिम में क्या है, अलग अलग पंथ है ना। उसी प्रकार से फ्रांस का समाज उस वक्त 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 3 वर्ग के लोग थे, पादरी था, अमीर वर्ग का लोग था और जनसाधारण वर्ग के लोग थे। याद रखिएगा, प्रथम वर्ग पादरी का वर्ग था, द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग और अमीर जो व्यक्ति होते थे, जो राजा राजशाही के आसपास के क्षेत्र, यानी राजा मान लीजिए ना, यहाँ राजा रहेगा, ठीक है, राजा के आसपास के जो लोग होते थे वो रहते थे, जो बहुत अमीर होते थे। कोनो काम धंधा नहीं करता था, ना होता है बाप अरज के रख दिया तो बेटा लुटाते रहता है, वही वाला काम था यहाँ, बेटा लुटा रहा था, कोई काम धंधा नहीं करता था ये। जनसाधारण वर्ग में बेचारे लोग शामिल थे, एक शिक्षक जैसे, पेशेवर वकील, जज, किसान, मजदूर, ये लोग शामिल थे इसमें, श्रमिक, ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। तो देख सकते हैं जनसाधारण वर्ग में कौन कौन शामिल थे। शिक्षक उसमें था, एक छोटा मोटा जो पेशेवर वकील होता है वो तीसरे वर्ग में था, जो किसान होता है वो था, जो श्रमिक लेबर होता है वो वहां शामिल था, ये सारे लोग तृतीय वर्ग में थे। टैक्स को बढ़ाना है सरकार को, राजा को। अब याद रखिएगा, जो फ्रांस का समाज था, 2 वर्ग, ये दोनों वर्ग टैक्स पे करता ही नहीं था, इस पे टैक्स लगाया ही नहीं जाता था, कभी नहीं लगाया गया। यानी विशेषाधिकार था, इसको जन्म से ही विशेषाधिकार था। किस, इसको और इसको, इन दोनों वर्ग को जन्मना विशेषाधिकार था, यानी इसको जन्म से ही, अगर प्रथम वर्ग में पादरी है, जैसे पादरी का बेटा तो पादरी के वर्ग में ही आएगा, तो इसको पहले से जैसे जन्म लिया, इसको विशेषाधिकार मिल गया कि अब ये सरकार को, राजा को कभी टैक्स देगा ही नहीं, कर नहीं देता था। यानी क्या, टैक्स बढ़ेगा लेकिन ना प्रथम वर्ग टैक्स पे करेगा, ना द्वितीय वर्ग टैक्स पे करेगा, करेगा कौन, तृतीय वर्ग। हमेशा से बेचारा यही टैक्स पे कर रहा था। अब भी किस पे टैक्स लगेगा, सरकार किस पे टैक्स लगा देगी, तृतीय वर्ग। यानी सरकार को राजकोष, राजा को राजकोष भरना है, राजकोष भरेगा तो ये दोनों पैसा नहीं देगा, देगा कौन, बेचारा जो किसान है, जो लेबर है, जो नॉर्मल नौकरी करता है, वो जो गरीब वर्ग में थे। तीनों वर्ग एक दूसरे को बहुत ही
असमानता से देखते थे। बहुत ही क्या करते थे, ये समझता था ये बेचारा हीन है, ये समझता था ये हीन है। आज भी भारतीय समाज में ही होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य समझते हैं अलग अलग, है ना। आप उसके साथ शादी विवाह नहीं कर सकते, वो उसके साथ, समाज के अभी भी बटा हुआ है ना। ब्राह्मण का अलग अपना है, क्षत्रिय अलग है, शूद्र अलग है, वैश्य अलग है, अभी भी वही चल रहा है। तो उस वक्त भी वही था। लोग एक दूसरे वर्ग को हीन वर्ग से देखते थे, हीन से देखते थे कि वो बहुत गंदा है, हटाओ इसको साथ में नहीं रखेंगे, है ना। ऐसे था। टैक्स लगेगा बेचारा किस पर, तृतीय वर्ग पे। और देखिए टैक्स लगेगा, चलो टैक्स भर देता बेचारा, लेकिन भरता कहां से, इसे आप देखिए। चूंकि बिजली कट गई है तो थोड़ा मैं पॉज करूंगा कुछ देर के लिए। चलिए, टैक्स ये नहीं देगा, टैक्स बेचारा ये देगा। इसको कोई विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, विशेषाधिकार नहीं है। कोई जन्म से इस तृतीय वर्ग के लोगों को, जो भी इस वर्ग में शामिल लोग हैं, इनको कोई विशेषाधिकार नहीं है। हमेशा यही टैक्स पे करेंगे और अभी भी यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या व्यवस्था थी। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोगों की जनसंख्या लगभग, यानी प्रथम वर्ग में 1,30,000 पादरी थे, इतनी जनसंख्या थी इसकी। 4 लाख लोग लगभग किसमें थे, द्वितीय वर्ग में शामिल थे। लेकिन तृतीय वर्ग में पूरे फ्रांस की जनसंख्या का 95% जनसंख्या कहां था, तीसरे वर्ग में शामिल था। बातें समझ में आ रही है। यानी कि पूरे फ्रांस की जनसंख्या देखी जाए तो प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग में बहुत कम लोग थे। सारे लोग कहां थे, तृतीय वर्ग में शामिल थे। 95% जनसंख्या किसकी थी, तृतीय वर्ग की थी, ठीक है। 90% किसान यहां थे, 90% किसान, यानी जो तृतीय वर्ग में किसान थे वो पूरे फ्रांस का 90% किसान यहां था। लेकिन इसके पास 90% किसान है तृतीय वर्ग के पास, लेकिन 40% भूमि है बेचारे के पास। सारी भूमि किसके पास थी, 60% भूमि के मालिक बेचारा ये बना हुआ था। बातें समझ में आ रही है। प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग बहुत जनसंख्या में कम, लेकिन फ्रांस का सर्वोसर्वा बेचारा ये दोनों। टैक्स पे नहीं करेगा, विशेषाधिकार इसको अलग से दे दिया गया, विशेषाधिकार इसको जन्म से ही था। 60% भूमि के मालिक ये, 40% भूमि के मालिक बेचारे जो 90% हैं। तो क्या होगा, समाज क्या होगा, टूटेगा ही ना। लोग क्या होंगे, और गरीब हो जाएंगे। यहाँ जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है गरीब हो रहा है। मान लीजिए 90 व्यक्ति किसान है एक साइड, और एक साइड 4 गो बेचारा अमीर व्यक्ति है, और 4 गो अमीर व्यक्ति के पास पूरा जमीन है। 90% जो किसान है उसके पास जमीन नहीं है। तो क्या होगा, कितना दीन अवस्था आएगा उस किसानों के लिए। बातें में आप सोच नहीं सकते हैं कि जो 90% जनसंख्या बेचारा किसान तीसरे वर्ग में था, उसके पास केवल फ्रांस की जनसंख्या का, फ्रांस का क्षेत्र का 40% भूमि था। 90% 60% भूमि किसके पास है, इस प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के पास। चर्च के पास बहुत सारा जमीन है, द्वितीय वर्ग जो कुलीन वर्ग है बेचारा बहुत सारा जमीन है। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सामंतवादी व्यवस्था। याद रखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था, इसी व्यवस्था को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, भूमि पर 60% भूमि पर मैंने क्या बताया, कुलीन वर्ग काम करता ही नहीं था। ये क्या करेगा, किसानों को बोलेगा जाओ और मेरे खेत में क्या करो, बुआई करो, वहां से फसल उगाओ, और फसल का हिस्सा किसको देगा, उसको देगा। बेचारा थोड़ा बहुत रखेगा, बाकी इसको देगा। यानी उस वक्त किसान और मजदूर जो थे उनकी इतनी अवस्था गिर गई थी कि उनके पास खाने के लिए दिन की रोटी और रात का रोटी नहीं था। मतलब दिन में खाए तो रात में झके, रात में खाए तो दिन में झके, ऐसी अवस्था आ गई थी। ऊपर से इसी वक्त यहाँ क्या आ गया था, अब वो लग गया था, क्या कहता है, भीषण क्या होता है, अकाल पड़ जाना। अकाल पड़ गया था। अब अकाल पड़ेगा तो बेचारा किसान क्या होगा, अकाल पड़ने से आज भी देखते हो किसान क्या होता है, बेचारा एकदम मजबूर हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है हमारे देश के किसान। क्योंकि उस पर इतना टैक्स होता है। वो क्या करता है बेचारा, भूमि, एक तो 90% भूमि यहाँ की बात करें, 90% भूमि बेचारा यहाँ इसके पास है, यानी भूमि के मालिक ये हैं, ये बेचारा उस भूमि पर कृषि कर रहा है। ऊपर से अकाल पड़ गया तो ऐसे ही टैक्स नहीं दे पाएगा। इस पे अलग अलग तरह से टैक्स लगाया जाता था। जो किसान और मजदूर तृतीय वर्ग में शामिल थे, उसको बेचारा जंगल से लकड़ी काटने का आज्ञा नहीं था। अगर लकड़ी जंगल से काट ले तो उसको अलग से टैक्स देना पड़ता था। अगर वो किसी हरे घास के मैदानों पर अगर वो अपने पशुओं को चरा ले तो उसको अलग से टैक्स देना पड़ता था। इतनी गंदी व्यवस्था फ्रांस के समाज की थी। आपने बोलते हैं बहुत बड़का पाश्चात्य है, आधुनिक समाज है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गंदा समाज था पहले।
इसी सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है यह क्रांति। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि हमारा शोषण ही हो रहा है। इसके बच्चे भी आएंगे बेचारा, वो भी कर्ज के नीचे दबे होंगे। इसके साथ साथ तृतीय वर्ग से दो तरह का टैक्स लिया जाता था। एक का नाम था टाइद, देखिएगा, और एक का नाम था टाइल। नाम है टाइद और एक का नाम है लॉ। इधर लास्ट में लॉ लगा, इधर लास्ट में दॉ लगा है। होता क्या था, जो टाइद था वो चर्च लगाता था इस पे, तृतीय वर्ग पे। मतलब एक तो ऐसे सरकार को टैक्स पे नहीं करेगा, लेकिन तृतीय वर्ग पे टैक्स लगाएगा। कौन? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। टाइद नाम का जो कर था वह एक धार्मिक कर था। यानी कौन लगाता था? चर्च लगाता था। किस पर? तृतीय वर्ग के लोगों पर। इधर दो है, इधर धो है, याद रखिएगा बढ़िया से। टाइद धार्मिक कर था जो चर्च लगाता था, और जो टाइल था वो द्वितीय वर्ग के लोग यानी कुलीन वर्ग के लोग लगाते थे टैक्स। अब या तो समझ लीजिए, एक तो राजा टैक्स बढ़ाएगा सो अलग, ऊपर से प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को ये तृतीय वर्ग का बेचारा टैक्स पे करेगा। टाइद और टाइल नाम का दो टैक्स। क्या हालत होगी फ्रांस के समाज की, इसको आप कल्पना अगर करिएगा तो आपकी रूह खड़ा हो जाएगी, है ना। आप सोच नहीं पाइएगा कि क्या हो सकता है। अकाल पड़ गया, टैक्स लगा रहा है ऊपर से अलग। पावरोटी की कीमतें इतनी बढ़ गई थी उस वक्त कि एक पावरोटी खाने के लिए लोगों को 4-4 दिन काम करना पड़ता था। एक पावरोटी खाने के लिए लोगों को जो ये काम करते नहीं थे, ये काम करते नहीं थे। काम कौन करता था? ये खाने पीने के लिए बेचारे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? ये दोनों वर्ग देगा। एक पावरोटी की कीमत वहाँ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मान लो जैसे कि आज एक पावरोटी खरीदना हो तो एक पावरोटी की कीमत मान लो 1000 रुपये से ऊपर। क्या हालत होगी आपकी। तो क्रांति करने के लिए लोग विवश भी हो जाएगा। हमारा बाबा से यही अनुरोध है, बाबा मतलब मोदी बाबा, कि इतना महंगाई ना बढ़ाइए कि लोग अब जो है आपको ना चुनने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। अगले चुनाव में आपको ना चुनने के लिए ऐसा मजबूर मत करिए। गरीब लोगों के लिए खाना ही सब कुछ है ना। राजशाही लोग तो खाना खा ही लेते हैं। अब तेल की कीमतों में उतनी बढ़त, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे भी गरीब के पास कौन सा गाड़ी घोड़ा होता है यार। लेकिन तेल की कीमतों में बढ़ावा, डालडा, सरसों, है ना, चीनी, आलू, इस तरह की कीमतों में बढ़ावा होता है तो लोगों पे सीधा असर होता है। लोग ना चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा आपसे अनुरोध है, अगर आप कभी हमारी बात को सुनेंगे तो महंगाई को थोड़ा कम करिए। तृतीय वर्ग के लोग इतने परेशान हो गए कि अंततः इन्हें विद्रोह करने का ही रास्ता नजर आया। अब हम देखेंगे कि विद्रोह करने के पीछे कौन सी विचारधाराएं थी। ऐसा कौन सा विचारधारा लोगों को मिला? कोई तो विचारधारा दिया ना कि चल अब क्या करना है, अब राजा को उखाड़ फेंको, अब न, अब सह ना पाएंगे, इतना टैक्स कहां से देगा, तो क्या करो, अब विद्रोह करो। तो विद्रोह करने के लिए ऐसा कौन सा विचारक था जिन्होंने विचार दिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़िए, पाउज कर देते हैं तब तक, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे ऐसे कौन 3-4 लोग शामिल थे जिन्होंने लोगों को एक विचारधाराएं दी, जिन्होंने जो विचार एकदम लोगों के लिए रामबाण का काम किया, ठीक है। तो विचारधाराएं देखेंगे सबसे पहले, है ना। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या विचार दिए जो लोगों को एक अलग तरह की एनर्जी दिया, लोगों को एक तरह से जागृत कर दिया कि अब लोग खड़े होइए और विद्रोह करिए, ठीक है। विद्रोह करने का कारण हमने बता ही दिया था। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया था कि लोगों के लिए असहनीय हो गया था उसको सहन करना। और चूंकि टैक्स प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोग पे करते ही नहीं थे तो तीसरे वर्ग पे ही भार आने वाला था टैक्स का। और ऊपर से इन दोनों के नखड़े अलग थे, इनको अलग से विशेषाधिकार था, जन्म से ही विशेषाधिकार था। तो वही बात है। सबसे पहला नाम आता है जॉन लॉक। ये 3-4 विचारधारक हैं जिनके बारे में पढ़िएगा। जॉन लॉक ने कहा, एक विचार दिया। विचार ये था कि जो राजा का एक दैवीय सिद्धांत है, राजा का दैवीय सिद्धांत, राजा ने एक थ्योरी रखा था बना करके प्रजा के सामने, है ना। एक भ्रम नहीं होता है कि भूत है, तो वगैरह बहुत सारे भ्रम होते हैं, भ्रम में आपको रखते हैं ताकि उनको अब क्या हो, लाभ हो सके। राजा ने लोगों को कह रखा था
कि राजा चूंकि देवताओं द्वारा भेजा गया है, राजा का देवीय सिद्धांत का मतलब है राजा की उत्पत्ति देवताओं की सहमति से हुई है। देवता ने ही राजा को भेजा है कि जाओ तुम मेरे प्रतिनिधि हो और पृथ्वी वासियों पर अपने क्षेत्रों में तुम शासन करो, यह तुम्हारा अधिकार है। तो राजा का देवीय सिद्धांत का खंडन कर दिया। जॉन लॉक ने कहा कि राजा का देवीय सिद्धांत नाम का कोई चीज नहीं है, राजा को कोई देवता भेजने वाला नहीं है। जिस भी देवता को आप मानते हैं तो लगता था कि राजा, चूंकि राजा ही सर्वोसर्वा होता था तो राजा के नियम कानून ही आपको मानने होते थे, राजा जो बोल दिया वही कानून। तो लोगों को यह मिल गया जॉन लॉक के विचारधारा से कि राजा कोई देवता नहीं है, राजा की उत्पत्ति कोनो देवता ने नहीं करी है और राजा को ना देवता भेजा है हम पे, बल्कि वो हमको डरा धमका करके, हमको गलत दिशा में रख करके हमारी प्रणाली, सोच चिंतन प्रणाली को उन्होंने एकदम क्या किया, दबा करके हम पर शासन कर रहा है। तो जॉन लॉक ने यही कहा कि राजा का देवीय सिद्धांत कुछ नहीं है, खंडन कर दिया। लोगों में दिमाग, लोग क्या हो गए, भौचक्के हो गए कि अरे साला ये देवता उवता कुछ नहीं है, बस क्या है, हमको भरम में रख करके शासन कर रहा है। इसी वक्त एक और विचारक आया था, रूसो। रूस नहीं समझिएगा, रूसो नाम था इसका। रूसो ने क्या विचार दिया भाई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका हिंदी होता है सामाजिक अनुबंध। इन्होंने अपनी पुस्तक के जरिए यह बताया कि चूंकि समाज और राजा को जनता और उसके प्रतिनिधियों के साथ मिलजुल करके सरकार का गठन करना चाहिए। कहने का मतलब जो नियम कानून आप पे बनाते हैं, अभी क्या होता है, आपके प्रतिनिधि होते हैं जो नियम कानून बनाते हैं, तो आप क्या होता है, चलो हमरे प्रतिनिधि बनाया है तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चूंकि हम ही भेजते हैं उसको संसद में। हम कौन भेजता है, हम ही लोग ना मिल करके भेजते हैं चुनाव दे करके। तो रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने कहा कि चूंकि जनता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा ही सरकार का गठन होना चाहिए, कोई राजा का अपना मन नहीं चलेगा कि सरकार का गठन कर देगा, नियम कानून बना देगा अपने मन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने यह भी कहा कि चूंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जन्म के समय बच्चा क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जन्म के समय क्या होता है, ना कपड़ा होता है शरीर पे, ना कोई सामाजिक बंधन होता है। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति यानी वो बच्चा क्या होता है बेचारा, सामाजिक जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। ये जॉन रूसो ही बताया। इसने कहा कि जो बच्चा जन्म के साथ, जन्म लेने के पहले, जन्म लेने के समय स्वतंत्र होता है, वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही बेचारा सामाजिक जंजीरों में क्या होता है, जकड़ लिया जाता है। जब तक कि वो अपने जंजीरों को तोड़ ना दे वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोगों में एक अलग तरह का विचारधारा दोनों मिलकर के दे दिया कि राजा का देवीय सिद्धांत कुछ नहीं है, देवता उवता कुछ नहीं है, बल्कि वो हमारी तरह ही एक व्यक्ति है, बल्कि हमको डरा धमका करके राजा बन करके बैठा है। रूसो ने यह कह दिया सरकार का गठन करना है तो जनता से मिला जुला करके आप सरकार का गठन करिए, ऐसे नहीं कर सकते। इन्होंने यह भी बता दिया कि चूंकि व्यक्ति आप क्या है, स्वतंत्र पैदा लिए हैं, स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही जन्म लिए उस पर आप पर पूरा सामाजिक अनुबंध, सामाजिक जंजीर जो है, जिसमें कहते हैं लड़की है तो ये नहीं कर सकते, लड़का है तो ये नहीं कर सकते, ये जो पूरे सामाजिक अनुबंध, सामाजिक जंजीर है, इसको आप जंजीर ही बोल सकते हैं, लोहा का जंजीर है, जिसको आज तक हम लोग ज्यादातर नहीं तोड़ पाए हैं, कुछ लोग तोड़ पाए हैं, कुछ देश तोड़ पाए हैं। तो वो क्या है, उसको आप स्वतंत्र करिए, ठीक है। और तीसरे एक विचारक थे मांतेस्क्यू। इन्होंने कहा शक्तियों का पृथ्वीकरण, शक्तियों का पृथ्वीकरण। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। पुस्तक में इन्होंने कहा कि शक्तियों का पृथ्वीकरण यानी कि शक्तियों को बांट दिया जाना चाहिए। कैसी शक्ति, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज भी आपकी देश की संसद इसी व्यवस्था पे चलती है ना, पूरा देश की कानून व्यवस्था इसी पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि मांतेस्क्यू ने बोला भाई कि राजा चूंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों है। विधायिका का मतलब वो विधि बना सकता है, नियम कानून बना सकता है। कार्यपालिका का मतलब बोल देगा नियम कानून लागू कर दो तो लागू हो जाता है। और न्यायपालिका का मतलब न्याय करने का अधिकार। राजा के पास गए, हुजूर ये है हमारी गलती, राजा ने बोल दिया जाओ फांसी की सजा, तो फांसी की सजा मिल गई। यानी मांतेस्क्यू जो उस वक्त का विचारक था, उन्होंने कहा कि अब
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया जाए। राजा तीनों का हेड नहीं होगा, है ना। किसी भी देश की व्यवस्था इस पर आधारित हो जाएगी तो उस देश की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से संचालन उसका हो सकेगा। ये तीनों विचारधारा ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोग एकदम जागृत हो गए। लोग जागे और उठे, खड़े हुए। उन्होंने कहा अब तो हम विरोध करेंगे ही, अब तो हम क्रांति करेंगे ही। क्योंकि एक तो उनके मन में पहले था कि राजा चूंकि देवता होता है, हमको भगवान को मानना ही पड़ेगा। ये खंडन हो गया, जॉन लॉक ने उसका खंडन कर दिया। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि चूंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया जाए और राजा तीनों का मालिक है, इसलिए उसका भी खंडन कर दिया। इन तीनों विचारधाराओं ने ऐसे विचार लोगों में उत्पन्न कर दिए कि लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। अब चूंकि ये तीनों विचारधाराएं लोगों के मन में काम कर रही है, फ्रांस में पूरे संक्रमण के साथ पूरे तेजी से फैल रही है ये तीनों विचारधाराएं। मान लो ये कोरोना वायरस ही था, ये तीनों अलग अलग कोरोना वायरस था। इन्होंने पूरे राज्य को, पूरे लोगों के दिमाग को संक्रमित कर दिया। लेकिन ये संक्रमण अच्छा था तभी ना लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया और राजतंत्र को उखाड़ फेंका। तो ये संक्रमण अच्छा था, कोरोना वाला संक्रमण खराब है, ठीक है। अब देखो, चूंकि राजा को क्या करना था, टैक्स बढ़ाना था। राजा को क्या बढ़ाना था, टैक्स बढ़ाना था। और टैक्स बढ़ाने के लिए वहां एक प्रतिनिधि निकाय थी जिसका नाम था जनरल स्टेट्स। ये एक सभा था, मतलब नहीं होता, एक काउंसिल होता है। यहाँ पे तीनों वर्ग के लोग इसमें थे। प्रथम वर्ग भी शामिल था, द्वितीय वर्ग के लोग भी शामिल थे, तृतीय वर्ग के लोग भी शामिल थे। जब राजा टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा, लाया को लगा कि अब राजकोष भरना है, उन्होंने टैक्स बढ़ाने के बारे में, और चूंकि उनको लोन लेना था, लोन लेंगे तभी ना कुछ हो पाएगा, तो लोन लेने के लिए इन्होंने जनरल स्टेट्स की मीटिंग बुलाई। इस जनरल स्टेट्स में तीनों वर्ग शामिल था। कौन कौन, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, यानी पूरे फ्रांस की जनसंख्या इसमें शामिल थी। पूरी जनसंख्या नहीं, उसके प्रतिनिधि शामिल थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चूंकि प्रथम और द्वितीय वर्ग की जनसंख्या बहुत ही कम थी, 95% जनसंख्या फ्रांस में किसकी थी, तृतीय वर्ग की थी। जनरल स्टेट की मीटिंग जो है लगभग 1614 से हुई ही नहीं थी। 1614 से कोई मीटिंग इस तरह जनरल स्टेट्स का नहीं हुआ था। अब सरकार यानी राजा ने मीटिंग बुलाई, ठीक है। मीटिंग क्यों बुलाई, क्योंकि राजा को टैक्स बढ़ाना था और ऋण लेना था, ठीक है, ऋण लेना था, इसलिए इसकी मंजूरी लेनी आवश्यक थी उस वक्त। अब चूंकि इसमें तीनों वर्ग शामिल है, प्रथम वर्ग भी शामिल है, द्वितीय वर्ग भी शामिल है और तृतीय वर्ग भी शामिल है, तीनों वर्ग के लोग शामिल हैं। तृतीय वर्ग ने सोचा भाई, और देखो सबसे बड़ी बात क्या थी, ये दोनों और ये तीनों में एक एक वोट देने का अधिकार था। यानी यहाँ जो 95% जनसंख्या है फ्रांस की, इसको केवल एक वोट देने का अधिकार है, और ये भी एक वोट देगा, ये भी एक वोट देगा। अब बताओ, अगर ये दोनों चाह लेगा तो ये कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 वोट हो जाएगा, बेचारा ये अकेला रह जाएगा। किसी का भी बहुमत कैसे होता है, भीड़ वोट ज्यादा मिल गया बस वही बहुमत है। तो तीनों का मत देने का अधिकार बराबर था, भले जनसंख्या में ये दोनों कम थे। अब होता क्या था, चूंकि ये दोनों को विशेषाधिकार था, इसको बहुत हीन भावना से देखते थे, इसका कोई विचारधारा मानने नहीं करते थे। ये सहमत हो या ना हो, बेचारा पर कानून पास होना ही था। इन्होंने देखा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम फ्रांस की जनता का 95% जनसंख्या होल्ड करते हैं, तो हम इसने क्या किया, अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सभा, इन्होंने अपने आप को जनसंख्या यानी 95% जनसंख्या को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। जनरल स्टेट्स को इन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित करते हैं, क्योंकि लगभग फ्रांस की पूरी जनसंख्या हम ही है, 95% जनसंख्या हम ही है। इसी वजह से अपने आप को राष्ट्रीय सभा इन्होंने घोषित किया। अब क्या होगा, राजा को बेचारा लगने लगा कि अब क्या होगा, ये दोनों वर्ग ही केवल इसमें रह गया, तीसरा वर्ग अलग सभा बना लिया। ये क्या किया बेचारा, जब बेचारा मीटिंग में जाने लगा, तो जिस भवन में ये मीटिंग करता वहां पहले से ही राजा ने बहुत भारी भारी राजशाही अंगरक्षकों को खड़ा कर रखा था कि वो उस भवन में जाकर के मीटिंग नहीं कर पाए। 95% जो जनसंख्या है वो किसी मैदान में तो इकट्ठी होगी ना, इकट्ठी होकर के क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। इन्होंने कहा कि हम फ्रांस की संविधान का निर्माण खुद करेंगे, संविधान का निर्माण हम खुद करेंगे। कौन, 95% जनसंख्या। राजा ने जहां बेचारा ये मीटिंग कर रहा था वहां इन्होंने क्या किया,
भीड़ को तोड़ना चाहा, इन्होंने सेना भेज दी। और सेना किस दिन भेजी थी? 14 जुलाई के दिन। यानी कहानी फिर से स्टार्ट करिए जहां से हमने शुरू किया था। 14 जुलाई 1789 के सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल क्यों था? क्योंकि इसी दिन वो राष्ट्रीय सभा बेचारी मीटिंग कर रही थी। और मीटिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि संविधान का निर्माण करना था। राजा को लगा कि इसकी मीटिंग अगर हो जाएगी तब तो संविधान बनने लगेगा। और चूंकि 95% जनसंख्या ये होल्ड करती है, हमको नियम कानून मानना पड़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इसमें दखल अंदाजी करी और सेना को इस नगर में, इस क्षेत्र में भेज दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हमने कैसे बारीकी से पहले शुरुआत करी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई। क्यों? क्योंकि इसी दिन सेना को राजा ने इसके घरों में भेज दिया। जहां ये बेचारा मीटिंग कर रहे थे वहां उन्होंने क्या किया? सेना को भेज दिया। यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? कौन कौन सी 3 विचारधाराएं काम कर रही थी? तो जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने जो विचार दिए थे उस वक्त, वो विचारधाराएं लोगों को पसंद आ गई और लोगों के भ्रम को तोड़ दिया इनके विचारों ने, और लोग विद्रोह करने के लिए खड़े हो गए। अब पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग कॉपी पे। क्वेश्चन क्या है? कॉपी में लिख के लाइएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? ये सवाल का जवाब आप लिख के लाइएगा लगभग 150 शब्दों में। ठीक है, 150 शब्दों में लिख के लाइएगा। 150 से ज्यादा हो, कम ना हो। दूसरा सवाल है, फ्रांस का शासक कौन था उस वक्त और उसकी नीति कैसी थी? फ्रांस का शासक कौन था तथा उसकी नीति कैसी थी? इसको भी लाइएगा लिख करके। और तीसरा सवाल का जवाब दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? कारणों पर चर्चा करें। ये लगभग 500 शब्दों से ऊपर लाइएगा लिख करके। ठीक है, ये तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद हो जाने चाहिए आपसे सॉल्व। क्योंकि हमने बता दिया था कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, उस वक्त शासक कौन था, उसकी नीति कैसी थी, और फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे, इस पर हमने चर्चा कर रखी है। आई होप को यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले स्लाइड में अभी जस्ट ये समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। तब तक पॉज कर रहा हूं। परिणामों की चर्चा करना शेष रह गया था, तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। परिणाम क्या क्या हुए? किसी भी क्रांति का, किसी भी विद्रोह का कोई परिणाम निकलता है। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का एक परिणाम आएगा जो आपका रिजल्ट होता है ना, यही ना होता है कि आपने कितना बढ़िया से प्रिपरेशन किया कि आपका परिणाम क्या आया ये तय कर देता है। उसी तरह से इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, उस परिणामों से प्रश्न बनते हैं कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर चर्चा करें, उसे आप समझ गए। सबसे पहले क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति के परिणामों को देखें। समान झंडा, पहले क्या होता था कि झंडा एक अलग अलग होता था, यानी इस क्षेत्र का अलग झंडा होगा, उस क्षेत्र का अलग झंडा होगा। फ्रांस में भी अलग अलग झंडा था क्षेत्रीय। राजा चूंकि राजा होता था तो राजा क्या करता था, राजा अपना झंडा अलग रखा, देश का झंडा अलग है। लेकिन फ्रांस के क्रांति के बाद जो परिणाम आया, लोगों ने कहा संविधान बनाने के बाद कि फ्रांस का केवल अब एक झंडा होगा। जैसे भारत का झंडा क्या है, तिरंगा है ना। पहले जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर को अलग संविधान अलग था, उसका एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था, भारत का झंडा वहां नहीं लगता था, है ना। लेकिन अब क्या है, तो पहले जब झंडा अलग होता है तो क्या होता है, एक दूसरे में भावना अलग होती है, एकता का भाव नहीं रहता। लगता है जम्मू कश्मीर जैसे कहाँ चले गए, आप चले गए जम्मू कश्मीर, आपको वहाँ भारत का तिरंगा दिख ही नहीं रहा है, तो आपको लगे पता नहीं कहाँ आ गए, हमारा झंडा देश का है ही नहीं, वहाँ नियम कानून आपके देश का लागू हो भी नहीं रहा है, तो आपको लगता था आप किस देश में आ गए, किस क्षेत्र में आ गए। तो क्षेत्रीय एकता का भाव नहीं आता है उसमें। तो क्या होता है, इसीलिए एक राष्ट्रीय एकता का भाव जगे, इसीलिए देश का एक समान झंडा होगा,
एक समान झंडा होगा। परिणामों में आ सकता है नया संविधान गठन हुआ। नया संविधान का क्या हुआ? गठन हुआ। क्यों? क्योंकि पहले का संविधान तो राजा बनाता था, राजा जो बोल दिया वही संविधान है। लेकिन अब क्या किया, जो राष्ट्रीय सभा घोषित हुई उन्होंने बेचारा क्या किया, एक नया संविधान बनाया। संविधान में क्या था? संविधान में नया समान झंडा होगा। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया और आर्थिक असमानताओं को दूर किया गया। आर्थिक असमानताओं को दूर किया गया। कैसे? सामंतवादी व्यवस्था हमने बताया था, चूंकि राजा, पादरी और जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके पास 60% जमीन थी और वो जमीन के मालिक होते थे, जबकि जो 90% जनसंख्या किसान थी उनके पास जमीन था ही नहीं, छोटे मोटे भूखंड थे उसके पास। इसी सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और जो आर्थिक असमानताएं थी, यानी जो पैसे का जो अमीर वर्ग थे, जो गरीब वर्ग था, उनमें जो आर्थिक असमानताएं थी उसको बहुत हद तक कम किया गया। इनसे भूमि लेकर के, किससे? जो पादरी के पास था, चर्च के पास, और जो कुलीन वर्ग के पास भूमि था, उस भूमि को लेकर के जो भूमिहीन किसान थे इनको दे दिया गया। तो इससे क्या होगा? आर्थिक असमानताएं क्या होगी? कम होगी। होगी ना कम। अगर कोई किसान भूमिहीन है, अगर उसको सरकारी जमीन दे दिया जाए जिसपे वो खेती कर सके, तो वो क्या होगा? आर्थिक असमानताएं तो कुछ होगी कम। उसके क्या होगा? उसके अपने जमीन हो जाएंगे। मैंने बताया था स्टेट्स जनरल, स्टेट्स जनरल समाप्त कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय 95% जनसंख्या ने क्या किया? राष्ट्रीय सभा का चलन आया, यानी स्टेट्स जनरल को समाप्त करके अब क्या हो गया? राष्ट्रीय सभा को एक सभा घोषित कर दिया गया। ये हो गया। आयात निर्यात शुल्क माफ कर दिए गए। आयात निर्यात शुल्क मुक्त कर दिए गए। पहले क्या होता था, जो फ्रांस का समाज था, अगर किसी दूसरे जिले से, जैसे भी बिहार का जिला 38 जिला है, अब ऐसा होता कि जम्मू जिले से अगर कोई आयात निर्यात करता है नवादा जिले से, तो सरकार एक अलग से टैक्स लगाएगी, राजा उस पर एक अलग से टैक्स लगाएगी। वो पहले था। अब क्या है, वहां टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर आप अपने आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार करते हैं तो व्यापार क्या होगा? बिल्कुल मुक्त होगा, ताकि लोगों को थोड़ा क्या हो, लाभ हो सके, है ना, आर्थिक असमानताएं दूर हो सके। तो आयात निर्यात समाप्त कर दिया गया। नाप तौल, नाप तौल की एक नई, नाप तौल की एक नई व्यवस्था करी गई। नाप तौल की एक नई पद्धति को अपनाया गया। पहले क्या होता था, अगर आप किसी फ्रांस के क्षेत्र में चले गए, फ्रांस में मान लो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहां अगर 900 ग्राम आपने दाल खरीदा, यहां चले गए तो यहाँ 600 ग्राम दाल हुआ, उसी दाल का वजन क्या हो गया? 600 ग्राम दाल हो गया। यानी सभी क्षेत्रों में अलग अलग से क्या था? माप तौल था, कोई किसी का बराबर नहीं था, कोई अलग था तो कोई अलग था। यहाँ 900 ग्राम हुआ तो वहां 600 ग्राम होगा। इससे क्या होता था? कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। अब एक समान का भाव भी नहीं जगता था लोगों में, तो राष्ट्रीय एकता का भाव जग सके, इसीलिए समान झंडा हो, एक अलग संविधान हो जो सबका संविधान हो। पूरे फ्रांस का एक ही संविधान हुआ। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और आर्थिक असमानताओं को दूर कर दिया गया, ताकि लोगों से क्या हो? भाईचारा का विकास हो। स्टेट्स जनरल जो पहले सभा थी, इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो निर्णय ले वही तृतीय वर्ग को मानना पड़ता था। राष्ट्रीय सभा को नेशनल घोषित कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय सभा कौन होगी? राष्ट्रीय सभा होगी जिसमें 95% जनसंख्या फ्रांस की थी, जो तृतीय वर्ग से थे। आयात निर्यात शुल्क जो था पहले लगता था, वो अब क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया, ताकि जो आयात निर्यात हो वो आसानी से हो सके और लोगों को प्रॉफिट हो सके। नाप तौल की जो नई पद्धति थी उसे समाप्त कर दिया गया। एक समान कर लगाया गया। एक समान कर लगाने का मतलब होता है, पहले क्या था? टैक्स लगता था, किस पे लगता था? केवल तृतीय वर्ग के लोगों पे लगता था, जो शिक्षक थे, जो पेशेवर वकील थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे। लेकिन अब क्या लगेगा? चाहे वो प्रथम वर्ग का समाज हो, द्वितीय वर्ग का समाज हो, तृतीय वर्ग का समाज हो, सब पर एक समान टैक्स लगेगा। अगर 1 रुपया टैक्स इस पे लगा तो 1 रुपया टैक्स उस पे भी लगेगा, 1 रुपया टैक्स उस पे भी लगेगा। कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं रहा। विशेषाधिकार का अंत कर दिया गया।
विशेषाधिकार कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी जो विशेषाधिकार प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को मिला हुआ था वो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया फ्रांस की क्रांति के बाद। इसके बाद एक राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया जिसका नाम था मार्सिले। छोटा बोर्ड है, थोड़ा दिक्कत होता है। राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय गान होता है ना, जैसे आपके देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो उसी वक्त राष्ट्रीय गान उसका उस देश का घोषित कर दिया गया फ्रांस की क्रांति के जस्ट बाद। मार्सिले नाम का एक गीत था जो जब सैनिक लड़ने जाते थे ना, फ्रांस के सैनिक, तो अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए गीत गाते थे। जैसे देखो अभी भी कोई वजनदार काम करता है जिसमें बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, तो जो समूह होता है वो एक गीत गाने लगता है। गीत गाने लगता है तो उससे काम आसानी से हो जाता है, लोगों को ज्यादा दिक्कतें भी नहीं होती, होता है ना। उसी प्रकार से जब फ्रांस की सेना लड़ने जाती थी दूसरे क्षेत्रों में तो वह एक गीत गाती थी जिसका नाम था मार्सिले। एक जोशीला गीत था, ऊर्जावान गीत था, जिसको गाने से उसको ऊर्जा आती थी, उसी को राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। और इन सभी के बाद एक अंतिम परिणाम आप याद रख सकते हैं, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब पहले फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में जाते आप तो अलग अलग भाषाएं थी। जैसे भारत में भी है ना, भारत में क्या, बिहारी में भोजपुरी बोला जाता है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, उड़ीसा में चले गए उड़िया बोला जाता है, तमिल में चले गए तमिल बोला जाता है तमिलनाडु में, है ना। फिर आप गुजरात में चले गए तो वहाँ गुजराती बोला जाता है, महाराष्ट्र में चले गए वहाँ मराठी बोला जाता है। तो इन सभी भाषाओं को मानने के बाद, बोलने के बाद भी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है जिसका नाम है हिंदी, है ना। उसी प्रकार से फ्रांस में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, जिससे क्षेत्रीय असमानता का बोध होता था। जिस तरह से अभी आपके बगल में कोई उड़िया बोलने वाला लड़का बैठ जाए तो आपको क्या लगेगा, अरे यार समझ में वो फील नहीं आएगा कि हम, मतलब एक दोस्त वाला फील जो होता है, एक अपनापन जैसा महसूस नहीं होगा। अगर बिहारी कोई बैठ जाए आपके पास में या आपके बगल में हिंदी बोलने वाला, आप जिस भी क्षेत्र की भाषा बोलने वाले होते हैं उस क्षेत्र की भाषा बोलने वाले अगर आपके आसपास होते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, आपको एकता का भाव आता है, आपने लगता है कि नहीं हमारे सब अपने हैं। लेकिन वही कोई और बोलने वाला आ जाए, उर्दू बोलने वाला मिल जाए तो आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। उसी प्रकार से फ्रांस में था, जब लोग इस क्षेत्र से उस क्षेत्र जाते थे तो वहां की भाषा अलग होती थी, लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखते थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो फ्रेंच को, जिस तरह से हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, उसी प्रकार से फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया कि चलो ठीक है, अपनी भाषा को तुम बोलो लेकिन हमारी एक भाषा क्या है, फ्रेंच है, जिससे राष्ट्रीय एकता का भाव आ सके, राष्ट्रीय भाईचारा का विकास हो सके। तो जब आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा ना कि इन सभी के परिणाम स्वरूप ही, इतने जो परिणाम निकले ना, एक ही परिणाम निकला, राष्ट्रीय या राष्ट्रवाद का विकास हो गया, है ना। ये सभी क्या है, समाज को एक करने वाला परिणाम है। देखिए एक संविधान होगा, लगेगा हमारे देश का एक ही संविधान है, एक के समान झंडा होगा, एक ही भाषा हम बोलने का प्रयास करेंगे फ्रेंच, जिससे हमारे लोगों में क्या हो, एकता का भाव रहे। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई, आर्थिक असमानता को दूर कर दिया गया, सभी लोग आर्थिक रूप से समाज में समान है, कोई एक दूसरे का अमीर गरीब का कोई बात नहीं। स्टेट जनरल जो बहुत गलत सभा थी, इसको समाप्त करके राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया। आयात निर्यात जो शुल्क था, लगता था कि हम पता नहीं किस देश में जा रहे हैं, अपने ही क्षेत्र में जाते थे लेकिन शुल्क लगता था, अब लगता है कि नहीं हम अपने क्षेत्र में, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, पूरे फ्रांस से हम आयात निर्यात कर सकते हैं, फ्रांस के लोग, कोई शुल्क नहीं लगेगा, शुल्क मुक्त कर दिया गया। नाप तोल की नई पद्धति अपना ली गई, पहले यहाँ का माप वहां जाकर के फाइल हो जाता था, असफल हो जाता था, वहां का माप कुछ और, यहाँ का माप कुछ और। अब एक तरह की माप तोल की पद्धति अपना ली गई, है ना। राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया, सभी पर टैक्स लगा दिए गए, कोई किसी एक पर टैक्स नहीं बल्कि सभी पर, प्रथम वर्ग पर भी, द्वितीय वर्ग पर भी और तृतीय वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया। विशेषाधिकार सबकी समाप्त कर दी गई, किसी को जन्म से कोई विशेषाधिकार अब नहीं है। अब क्या है, सभी का विशेषाधिकार समाप्त, सभी लोग क्या है, समान है, चाहे वो पादरी हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, सभी लोग अब समान है। और इन सभी परिणामों के स्वरूप आप देख पाइएगा तो आपको लगेगा कि एक राष्ट्र की भावना का विकास हो गया। कहाँ, यूरोप के फ्रांस के क्षेत्रों में। और इसी राष्ट्रवाद ने पूरे विश्व को अपने संक्रमण से संक्रमित कर दिया। इसी राष्ट्रवाद ने पहले फ्रांस में और
धीरे धीरे जब विचारधाराएं फैलने लगी तो धीरे धीरे पहले पूरे यूरोप को, है ना, पूरे यूरोप महाद्वीप को इन्होंने राष्ट्रवाद के विकास से संक्रमित कर दिया और फिर इससे विश्व भी अछूता नहीं रहा, बल्कि विश्व के हर एक देशों में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि उस राष्ट्र में रहने वाली जनसंख्या अपने आप को एक समान मान ले, कि एक भाईचारा का भाव रहो, अपने स्वार्थ को वो छोड़ करके देश के बारे में सोचने लगे कि नहीं, अभी मान लीजिए कोई जैसे कि एक स्वार्थ है, हम लोगों का अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन फिर भी हमको लगता है नहीं, अगर देश पर बात आएगी तो हम लोग अपने अपने स्वार्थ को किनारे कर देते हैं और देश के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यही भावना तो राष्ट्र की भावना है ना, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। जो भावना आ गई हमारे अंदर देश के लिए अपने स्वार्थ को दरकिनार करके, वही राष्ट्रवाद है। तो ये सारी भावनाएं क्या थी, सिर्फ फ्रांस को आगे बढ़ाने के लिए थी। तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद का विकास। और जब आप अगले अध्याय में पढ़िएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो इन्हीं सारी भूमिकाओं का आपको वर्णन करना होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पहला क्रम चूंकि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप आया था, जिसमें लोगों को राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने में राष्ट्रवाद के विचार महसूस हुआ कि राष्ट्रवाद क्या होता है ना, एक देश के लिए राष्ट्रवाद क्या होता है ये समझ में आया। आई होप कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे, वहां का शासक कौन था, शुरुआत कैसे हुई, क्या व्यवस्था थी वहां की, समाज कैसे 3 वर्गों में विभाजित था, और फिर क्या परिणाम हुए, इसको आप इतना लिख लेने के बाद चाहे एग्जामिनर जैसे प्रश्न बनाए, आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, लिख के लाना है, फ्रांस के क्रांति के परिणामों की व्याख्या करें। फ्रांस के क्रांति की परिणामों की व्याख्या करें। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मैं जिस भी दिन आज के बाद जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद जिस दिन भी क्लास आऊंगा, मैं हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र छात्राओं की कॉपी को मैं चेक करूंगा। आपके आंसर राइटिंग होने चाहिए, है ना। आपके आंसर राइटिंग 4 प्रश्न हमने दिए हैं, चारों प्रश्न पे आप आंसर राइटिंग करके आइएगा, पेज को साथ में रखिएगा, चेक कर लेंगे हम, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना। आवाज थोड़ी बहुत आउटसाइड आ रही होगी क्योंकि माइक नहीं है। माइक तभी आएगा जब आप लोग 1000 सब्सक्राइबर दे दीजिएगा, तभी आएगा, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले अध्याय में मिलेंगे आपके साथ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।